Hello and welcome back, dear friends, at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्लासेस में फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमारी जो आज की क्लास है वो इसी का एक सब टाइप है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कॉमन लेकिन बहुत ही ज्यादा काम आने वाले लिटरेचर के स्टूडेंट्स के अंदर फिगर्स ऑफ कंपैरिजन। जो हमारी आज की क्लास है दोस्तों, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिगर्स लाइक एलेगरी, सिम्बली, एपिक सिम्बली, मेटाफर, फिर उसके बाद कंसीट, पर्सोनिफिकेशन, मेटोनमी एंड सिनेक्डकी। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं, आप अच्छे से उनके बारे में जानते हैं, और कुछ शायद थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करते होंगे। क्लास का हमारा पर्पस रहेगा ये सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिगर ऑफ कंपैरिजन से मतलब क्या होता है। दोस्तों, दूज रेटोरिक डिवाइसेस लिटरेचर के अंदर, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, संस्कृत हो, ग्रीशियन, लैटिन या इंग्लिश, कोई भी लिटरेचर हो, रेटोरिक ऐसी डिवाइसेस जो इमेजिनेटिव कंपैरिजन। देखिए, इसके लिए अलग अलग जो काव्य शास्त्र हैं, या हम जिनको कहें पोइटिक्स है, आर्ट ऑफ पोइट्री है, तो बहुत सारे पोइट्स का बेसिक काम ही क्या होता है? टू क्रिएट एन इमेजिनेटिव लिंक, एक ऐसा कल्पना के माध्यम से दो चीजों के बीच में संबंध ढूंढना, टू फाइंड अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रादर अनलाइकली थिंग्स। उनको ही हम क्या कहते हैं, जहां पर इमेजिनेटिव कंपैरिजन हम कर सकें। चाहे ये कंपैरिजन सिमिलैरिटी का हो, चाहे ये कंपैरिजन डिसिमिलैरिटी का हो, इसी को हम कहते हैं बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ थिंग्स और आइडियाज। तो जिस तरीके से, जिस टेक्निक से, जिस पर्टिकुलर वे के अंदर एक पॉइंट कंपेयर करता है, उससे हमारे पास अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ कंपैरिजन आते हैं। तो मेन फंक्शन क्या हो सकता है कंपैरिजन का? सिंप्लीफाई अ डिफिकल्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कितना इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई चीज कवि के दिमाग में, पोइट के माइंड में, राइटर के माइंड में ऐसी हो सकती है विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, तो उसके लिए ही ट्राइज टू फाइंड और शी ट्राइज टू फाइंड एन एनालॉजी, एक कंपैरिजन ढूंढने की कोशिश रहती है, सो दैट उस डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, आइडिया को इजीली प्रेजेंट किया जा सके, जो एक रीडर ग्रेस्प कर सके कि व्हाट द पॉइंट इज ट्राइंग टू से, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ थिंग और अ पर्सन। सेकेंड बात ये हो सकती है कि सिंपल, जब वो कोई चीज डिस्क्राइब कर रहा है, कर रही है एक राइटर, तो उसमें द राइटर वांट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर और द लिसनर टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी, और उस क्वालिटी को और ज्यादा उसके लाइमलाइट में लाने के लिए, सेंटर में लाने के लिए एक ऐसा फिगर यूज किया जाता है। मैं आपको यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे फिगर्स इसमें से ऐसे हैं जो आप, खासकर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ग्रेजुएशन लेवल से ही वो इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इंडियन जो क्लासिकल पोइटिक्स है, जिसको हम भारतीय काव्य शास्त्र कह सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत डीप और बहुत वैरायटी ऑफ फिगर्स मिलते हैं। कुछ कुछ ऐसे हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से जो इंग्लिश या लैटिन, जो लैटिन या ग्रीक से हमने इंग्लिश के अंदर लिए हैं, ठीक उसके समान, उसके जैसे के जैसे संस्कृत और हिंदी प्रोसोडी में भी मिलते हैं। तो पहला फिगर जो हम डिस्कस करेंगे, विच इज एक्चुअली, देखा जाए तो फिगर ऑफ स्पीच की बजाय एक फॉर्म है, प्रॉपर फॉर्म है, बिकॉज एलेगरी एक ऐसी डिवाइस है दोस्तों जो एक लाइन पर नहीं लागू होती, इट अप्लाइज ऑन अ वर्क, ऑन कंप्लीट वर्क, पूरे वर्क पर अप्लाई होती है। तो ठीक है, इसको हमें फिगर ऑफ स्पीच कहने की बजाय एक प्रॉपर फॉर्म कहना चाहिए। ये मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं कि एलेगरी इज नॉट प्रॉपर फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ काइंड ऑफ राइटिंग, एक सब टाइप है राइटिंग का। तो देखते हैं एलेगरी काफी, वैसे तो देखिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जिनके पास लिटरेचर रही है, वो सभी एनिमल फॉर्म या कुछ, कोई ना कोई ऐसी किताब पढ़ चुके हैं। और अगर नहीं भी हैं तो स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इंडिया, हमारी जो लोक कथाएं हैं,
हमारी जो बचपन में हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, वेदर इट बी फ्रॉम पंचतंत्र या फिर कथा सरित सागर, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनके अंदर ये एलेगरी हम पाते हैं। सो इट्स नथिंग न्यू फॉर अस ना, देखिए एलेगरी का जो आर्ट है, एलेगरी की जो राइटिंग है, इट इज एज ओल्ड एज द लिटरेचर इटसेल्फ। इनफैक्ट लिटरेचर के स्टार्ट के साथ ही, इनफैक्ट प्रॉपर सेक्युलर लिटरेचर से बहुत पहले, जब केवल रिलीजियस लिटरेचर हुआ करता था, तब भी एलेगरी पाई जाती थी। सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड हाउ ओल्ड इट इज। थोड़ी सी बेसिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल। नाउ फॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? विच इज बाउंड बाय अ फॉर्म, जिसके अंदर एक फॉर्म का होना एक बेसिक फॉर्म जो मांगता ही मांगता है। तो इट इज अ फॉर्मल काइंड ऑफ कंपैरिजन applied on a story in verse or prose। दो चीजें यहां पर ध्यान रखने की बात है कि एलेगरी इज नॉट लिमिटेड टू पोइट्री। ऐसा नहीं है कि एलेगरी केवल पोइट्री में या वर्स में ही पाया जाता है, एलेगरी प्रोज में भी हो सकती है। एनिमल फॉर्म या पंचतंत्र की कहानियां, इसका बहुत हितोपदेश की कहानियां इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। दूसरी बात है कि अप्लाइड ऑन अ स्टोरी, इट मींस इट इज बेसिकली काइंड ऑफ नैरेटिव वर्क। इसके अंदर किसी, हम जैसे हम सिमली या मेटाफर को एक लाइन के अंदर डिटेक्ट करते हैं, इट इज अप्लाइड ऑन अ वर्क, अ कंप्लीट स्टोरी, तब जाकर हम कहते हैं कि इट इज एन एलेगरी। द स्टोरी इज टोल्ड ऑन टू लेवल। सबसे बेसिक जो बात होती है, बहुत तरह तरह से अपन इसको कह सकते हैं, लिटरल लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज, डेनोटेटिव लैंग्वेज, कॉनोटेटिव लैंग्वेज, प्राइमरी मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग, बहुत सारे। या फिर अगर हम भारतीय काव्य सिद्धांतों की बात करें तो वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो किसी भी वे में कहें तो देयर आर बेसिकली टोल्ड ऑन टू लेवल्स, वन प्राइमरी और सरफेस मीनिंग एंड द अदर इम्प्लिसिट और अंडर द सरफेस मीनिंग। जो प्राइमरी मीनिंग होता है दोस्तों, इट इज ओपन टू ऑल, सबके लिए, वो इवन लेमैन के लिए, एक बच्चे के लिए अगर वो कहानी पढ़ रहा है, अगर कोई ऐसा पर्सन जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उस कहानी को पढ़ रहा है। लेट मी टेल यू विद अ सिंपल एग्जांपल। जॉन ड्राइडन का एक फेमस पॉलिटिकल एलेगरी है एब्सलम एंड अकिटोफेल। एडमंड स्पेंसर की एक एलेगरी है द फेरी क्वीन। इन इन स्टोरीज को, या फिर और भी अच्छा एग्जांपल आपको देखना है, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म। एक इंडियन स्टूडेंट अगर उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जाए तो इवन देन वो स्टूडेंट इन वर्क्स को एंजॉय करेगा ऑन द मेरिट ऑफ देयर प्राइमरी मीनिंग। जो उनका प्राइमरी मीनिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एनिमल फॉर्म आप सभी जानते हैं, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ रिबेलियन इन अ फॉर्म, जिसमें सारे एनिमल्स मिलकर ह्यूमन एजेंसी को बाहर निकाल देते हैं, रिबेलियन करते हैं। बट दिस इज प्राइमरी मीनिंग। जिनको कॉन्टेक्स्ट पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ऑवेल ये वर्क लिख रहे थे, दे आल्सो अंडरस्टैंड दैट ईच एनिमल रिप्रेजेंट, ईच ह्यूमन बीइंग, ईच इंसिडेंट, ईच काइंड ऑफ टैक्टिक्स रेफर्स टू सम अदर थिंग आल्सो। एक डीप पॉलिटिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट वहां पर प्ले कर रहा होता है, एंड दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि जो नेपोलियन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्नोबॉल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वीलर है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टोरी जो है दो लेवल पर चलती रहती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। The reader can interpret the work at two levels: the literal level, which is open to all. There is no need for context, there is no need to find the role of symbolism, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। एंड द सिंबॉलिकल लेवल, ये केवल वो डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कॉन्टेक्स्ट जानते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्क को कंपोज किया गया है। थोड़ा मैं इस बारे में भी, देखिए हमेशा इंटरेस्ट मेरा भी रहता है, आपको भी ये जानना चाहिए कि वर्ड्स ये डिराइव कैसे हुए हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड सो। जैसे जो एलेगरी वर्ड है ये डिराइव किया गया है ग्रीक दो वर्ड्स को कंबाइन करके, एलोस। एलोस जिसका मतलब होता है अदर। बहुत सारे जगह पर ये प्रीफिक्स काम करता है, एलोमॉर्फ के अंदर काम करता है, एलोफोन के अंदर काम करता है। इवन जो ऑल्टर या इससे रिलेटेड है वो सब ये ऑल्ट एल ये यहां से निकल कर आए हैं। एंड एगोरियम,
एगोरियन का मतलब होता है टू स्पीक। ओके, सो मीनिंग हो गया टू स्पीकिंग, स्पीकिंग अदरवाइज। स्पीकिंग अदरवाइज का मतलब ये है कि देयर इज वन लेवल और उसके अंदर कुछ और भी बोला जा रहा है। नाउ इन एन एलेगरी, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हर जो करेक्टर होता है, ईच करेक्टर, इंसिडेंट जो उसके अंदर होता है, सीन, इट कैन बी अ सिंबल। ये अपने आप में थ्रू आउट द वर्क, पूरी स्टोरी के दौरान एक सिंबल के रूप में काम कर सकता है, स्टैंडिंग फॉर सम इंटेंडेड मीनिंग। जो एक बड़ा ही, ये देखिए, एक टर्म यूज की जाती है भारतीय काव्य के अंदर भी, सहृदय। ना ये सहृदय का मीनिंग ही है एक ऐसा रीडर हु इज कॉम्पिटेंट, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो इक्वल मैचिंग रखता है राइटर या पॉइंट के साथ। पॉइंट जो लिखना चाह रहा है, रीडर उसको ग्रेस्प करे, तभी उस वर्क को डेसिफर किया जाता है, तभी उस वर्क को समझा जा सकता है। एलेगोरिकल लिटरेचर, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इज एज ओल्ड। देखिए, जब रिलीजन अपने इस सिविलाइजेशन के अंदर अपनी फॉर्म ले रहा था, जब बेसिक टेक्स्ट लिखे गए, तब भी फॉर द ले मैन जो रिलीजियस टीचिंग्स थी, चाहे वो इंडियन रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वेस्टर्न रिलीजन से रिलेटेड हो, उनको डायरेक्ट बताने के बजाय सर्मन्स के अंदर स्टोरीज के मीडियम से प्रेजेंट किया गया। अभी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे इसका भी। तो ओरल ट्रेडिशन से चल रही है। अपार्ट फ्रॉम अदर वेज ऑफ कंपोजिंग एन एलेगरी, टू टाइप्स हैव बीन क्वाइट पॉपुलर। और इन दोनों का मैं आपको बेसिक एवोल्यूशन भी बताऊंगा, कैसे इनको इवॉल्व करा गया। पहला हम देखते हैं फेबल। नाउ फेबल इज अ दैट टाइप ऑफ एलेगरी, एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर जो राइटर है वो एनिमल करेक्टर्स को यूज करता है, एक टाइप का कंप्लीट एंथ्रोपोमॉर्फिज्म होता है, मतलब कन्वर्टिंग समथिंग इनटू ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल्स को यूज करता है टू टेल अ स्टोरी दैट टीचेस सम मॉरल लेसन्स। द टार्टाइज एंड द हेयर, क्लासिकल स्टोरी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र लिखी इस पर्पज से गई थी कि एक किंग के जो 4 प्रिंसेस या 5 प्रिंसेस, वट एवर द नंबर, उसको कुछ बेसिक मॉरल लेसन्स इस वे में सिखा सकें कि बच्चों को यूं लगे कि कहानी सुन रहे हैं एंड दे लर्न। एंड इफ वी लुक एट आवर ट्रेडिशन, हमारे यहाँ तो ये बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है कि जब आपको मॉरल या प्रैक्टिकल विजडम इम्पार्ट करनी होती है आने वाली यंग जनरेशन को, यू ऑलवेज गिव इट विद सम एग्जांपल्स ऑफ लाइक फेबल। तो अगर हम वेस्टर्न लिटरेचर की तरफ जाएं तो हमारे पास एसप की फेबल्स हैं। इंडियन लिटरेचर की तरफ जाएं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ओरल ट्रेडिशन के अंदर है, रिटर्न ट्रेडिशन के अंदर हमारे पास पंचतंत्र है, हितोपदेश है। सो दीज आर फेबल्स। इनका जो पर्पज है दैट इज अबाउट morality और practical wisdom. And the second one is parable. Now what is a parable? Parable is a story that uses persons. Remember this. Parable के अंदर animals नहीं, persons ही होते हैं, but they stand for some quality, some type, some representatives to teach some रिलीजियस और मॉरल लेसन्स। तो आपको बहुत सारी क्रिश्चियन गॉस्पेल्स मिल जाएंगी, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सिंहासन बत्तीसी में आपको ऐसी कहानियां मिल जाएंगी इन विच ईच स्टोरी इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, नॉट सिंहासन बत्तीसी, लेकिन गॉस्पेल के अंदर आपको ऐसा मिल जाएगा, पुराणों के अंदर आपको ऐसी कहानियां मिल जाएंगी। दे आर यूज टू एक्सप्लेन सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड रिलीजियस टेनेट्स, कुछ ऐसे रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो आम जनता, जो जिसको अपन कहते हैं, जो अनसोफिस्टिकेटेड होती है, उनको समझाने के लिए दे यूज दीज एग्जांपल्स। द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, वेरी फेमस स्टोरी, तो एक आपको मॉरल लेसन सिखाती है। इसी तरह से बहुत सारे गॉस्पेल्स हैं जो रिलीजियस लेसन्स सिखाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं पॉपुलर एलेगोरिकल वर्क्स का। द लिस्ट इज इन एग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं हो सकती, मैंने केवल 4 एग्जाम्पल्स ऐसे ही ले लिए हैं। दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ह्यूजली रेड, और एक इसको आर्क टाइप माना जाता है एलेगोरिकल वर्क का।
John Bunyan's Pilgrim's Progress, it is a religious allegory. Dryden's Absalom and Achitophel, it is a political allegory and also a satire. तो एलेगरी का पर्पस सटायर भी हो सकता है. जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल, this work is something special. On the surface it appears to be a classic of children literature. आप कहीं पे भी दुनिया में जाएं, आपको मिलेगा कि बच्चों के साहित्य में इस बुक को इन्वॉल्व किया जाता है. चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाय द स्टोरी, बट you will be surprised to know that it is also considered one of the books that presents Swift's hate towards mankind. So you can understand कितना उन्होंने इसको मैचअप करा है, कंपैरिजन करा है. और ऑरेवल का एनिमल फॉर्म 1945 में, once again it is a very dark and deep satire on the habit of totalitarianism. चलिए भी, बहुत सारी बातें हो गई एलेगरी के बारे में. अब चलते हैं एक बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच, जो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम डेली लाइफ में भी, अपने कन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं, विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली कन्वर्सेशन. इट इज फाउंड इन प्रोवर्ब, सेइंग्स, हर जगह आपको मिलेगी. दैट इज सिमिले. बहुत बेसिक डेफिनेशन है फिगर ऑफ स्पीच, टू बेसिकली अनलाइक थिंग्स. देखिए यही कवि की कल्पना की शक्ति है. बेसिकली अनलाइक, जब तक कवि उनके बीच में रिलेशन नहीं ढूंढता, दे रिमेन सेपरेट, उनको कोई लिंक नहीं कर सकता. दे आर कंपेयर्ड यूजली विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब्स लाइक और एज. तो इस टाइप का कंपैरिजन, जब हम एडवर्ब्स की हेल्प लेते हैं कंपैरिजन के लिए, ऐसे कंपैरिजन को हम एक्सप्लिसिट कंपैरिजन कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर हमने वहां बताया हुआ है की तरह. तो लाइक और एज उसी तरह यूज किया जाता है. सो इट इज एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन. टर्म कहां से डिराइव की गई है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिमिलस. बहुत सारे वर्ड इससे निकल कर आए हैं. सिमिलर इनमें से एक वर्ड है जिसका ट्रांसलेट ही मतलब क्या होता है? लाइक. सो व्हाट इज बेसिकली सिमिली? जो पॉइंट है, जो राइटर है, वो डिटेक्ट कर पा रहा है एक सिमिलर पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा जो हम लोग तब तक नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो. सिमिली इसके एग्जाम्पल्स को तो कोट करना एक नादानी है, क्योंकि हर स्टूडेंट जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ता है उसमें कहीं ना कहीं वो सिमिली से एनकाउंटर करता ही है. माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन. बिल्कुल, आपने जब शेक्सपियर ने लाइक का यूज कर लिया है, तब वो कंपेयर कर रहा है आईज को सन से. एक्चुअली में तो क्या कह रहा है? वो नथिंग कह रहा है. पूरा सोनेट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या रीजन है, बट अदरवाइज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सन की ब्राइटनेस से अपनी बिलवेड की आईज के स्पार्क को, या उनकी जो उसमें चमक है, उसको कंपेयर कर रहा है. फ्रॉम द अर्थ दो स्प्रिंग्स लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर. शैली, जो प्रिंस कहे जाते हैं लिरिकल पोइट्री के, और उनकी पोइट्री में सिमिलीज इस तरह से निकलती हैं, दो दो तीन तीन चार चार सिमिलीज, चाहे वेस्ट विंड हो, स्काईलार्क हो, क्लाउड हो. ये ऐसे लिरिक्स हैं जिनमें उन्होंने अपनी इमेजिनेटिव प्रोवेस को शो करा है. इसी तरह से रॉबर्ट बर्न्स की क्लासिक सिमिली जो है, माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज दैट इज न्यूली स्प्रंग इन जून. सो बहुत बेसिक डिवाइस है, आप इसको बहुत कॉमनली पा सकते हैं. इवन जो हमारी डेली लाइफ में कन्वर्सेशन होते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं, और खासकर बीस्टियल इमेजरी, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज को बीस्ट से कंपेयर करते हैं, जैसे ही इज कनिंग लाइक अ फॉक्स, ब्रेव लाइक अ लायन, तो स्टूपिड लाइक अ डंकी. देयर आर सो मेनी कंपैरिजन्स दैट यू कैन फाइंड. सिमिली का एक एक्सटेंडेड वर्जन हम कह सकते हैं, दैट इज एपिक सिमिली. एज द टाइटल इटसेल्फ indicates, it is related with epics. Now, a subtype of simile which consists of a detailed and lengthy comparison between two complex and sublime ideas or things. दो तीन चीजें आपको बता देता हूं जो एपिक सिमिली के लिए
फीचर माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनके बिना किसी भी सिमली को एपिक सिमली नहीं कह सकते। पहली बात जो यहाँ लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, जो कंपैरिजन है इट इज नॉट समथिंग पैटी ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस, इट मस्ट बी सबलाइम, इट मस्ट गिव राइज टू द फीलिंग ऑफ सबलिमिटी। पढ़कर जो रीडर है, द रीडर कैन इमेजिन अ ग्रैंड कॉन्सेप्ट। दूसरा, it is an extended. Simile doesn't end in a phrase, in a line, in a clause. It goes on. It describes the thing in detail. तब जाकर ऐसी सिमली को हम एपिक सिमली बोलते हैं। They are also known as heroic similes, जो क्लासिकल लैटिन ट्रेडिशन है, as they were often used in poems about heroes, those composed होमर ने अपने जो ग्रेट एपिक्स हैं, वर्जिल ने अपने ग्रेट एपिक्स के अंदर इन सिमलीज को यूज करा किसी हीरोइक क्वालिटी, हीरोइक पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि होमर वाज द first poet to use them extensively. They are also known as होमेरिक सिमली। होमर के नाम पर इनको होमेरिक सिमली भी कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर अपन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मिल्टन ने एक बहुत बढ़िया लेवल पर इन सिमलीज को एमुलेट करा है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर द ऑडेसी का बुक 13 से लिया हुआ, लाइक अ लायन। देखिए अब आप कंपैरिजन देखना किसके बीच में हो रहा है और कितना लंबा चलेगा। लाइक तो सिमली यहाँ से स्टार्ट हो गई, कंपेयर किया जा रहा है अ लायन को, ग्रोन वीकली इन अ केज, pining for deer, his appetite denied, the taste of blood held back by his keepers, he hungering for it, his wraths consuming in him as he roams up and down his cage, for he yearns to be free and sally into the field. So it was with the tears of Odysseus. ओडेसस की इमोशनल मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए केवल ऐसा नहीं लिखा ही वॉज लुकिंग लाइक ए हंग्री लायन केज्ड, नो, डिटेल्ड एक एक चीज बताइए, किस तरह से सप्रेस हो रखी है फीलिंग ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, रैथ, किस तरह से उसने बॉटल डाउन कर रखा है और उसके टीयर्स जो हैं दे आर फ्लोइंग. सो the reader can get the exact idea how Odysseus was feeling at that time by the help of this extensive simile. This is the quality of an epic simile. चलते हैं हमारी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच की तरफ दोस्तों जो है तो बहुत कॉमन, ऑलमोस्ट सभी जानते भी हैं, बट लेट मी टेल यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड ट्रोप, फिगर ऑफ स्पीच. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो स्कॉलर्स के बीच में लगातार सब्जेक्ट ऑफ डिबेट रहता है. थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में. पहले सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ covert comparison, covert means indirect comparison is made between two dissimilar things. तो कहने के लिए तो बिल्कुल सिमली की तरह ही इसका फंक्शनिंग है, एकमात्र जो डिफरेंस है वो किसका है, covert का, कि इट इज नॉट ओपन, इट इज नॉट डायरेक्ट. So when a word is used metaphorically, it is shifted from its normal use to a context where it evokes new meaning. टेक्निकल लैंग्वेज है. सिंपल कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी वर्ड को मेटाफोरिकली यूज करते हैं तो उसका जो लिटरल मीनिंग है, जो उसका वाच्यार्थ है, जो उसका डेनोटेटिव मीनिंग है, उसकी बजाय हम वो क्या कॉनोटेट कर सकता है, वो क्या अलग वर्ड दे सकता है. एक टर्म मैं आपको यहां पर बताता हूं जो इंडियन स्कॉलर आनंद वर्धन के द्वारा दी गई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ध्वनि, विच इज फाइंडिंग न्यू मीनिंग्स इन वर्ड, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ध्वनि. तो ध्वनि इज बेसिकली दिस व्यंगार्थ, द सेकेंडरी मीनिंग जो इवोक करता है, जो केवल राइटर और रीडर के बीच की शेयर्ड प्रॉपर्टी होता है.
जो मेटाफर है देखिए सिमिली से कितना अलग इसका डेरिवेशन भी है। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मेटा, तो मेटा का मतलब हो गया बियॉन्ड, परे जाना, एंड फेरो मीन्स टू कैरी, तो मीनिंग को कैरी जो उसका लिटरल है वहां से उठाकर कहीं और दूसरे न्यू मीनिंग की तरफ ले जाया जाता है। वेन जो एलेगरी जो हमने फर्स्ट फिगर डिस्कस करा था या जो फेबल होती है, इट इज अ ट्रोप। नाउ व्हाट इज अ ट्रोप? ट्रोप क्या होता है? ट्रोप इज अ लिटरेरी डिवाइस जिसमें कोई ना कोई कंपैरिजन होता है, या हम ये कह सकते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड चेंज होता है। मीनिंग इज चेंज्ड। ओके, सो जो एलेगरी है, फेबल है, पैरेबल है, ये सारे ट्रोप हैं एक सेंटेंस के, एक पूरे वर्क के। मेटाफर इज अ ट्रोप ऑफ अ वर्ड। एलेगरी में पूरा सेंटेंस जनरेट करता है सेकेंडरी मीनिंग को, मेटाफर में वर्ड ही जनरेट करता है। इट्स अ फाइन टेक्निकल डिफरेंस। The word loses its literal sense and acquires a connotated sense, secondary sense, connotated or figurative sense. Now, metaphor is made up of two parts. दो हिस्से होते हैं इसके। एक होता है, पहला हिस्सा है टैनर। टैनर वो थिंग या आइडिया है जिसको डिस्क्राइब किया गया है, और व्हीकल वो थिंग और आइडिया है जिसको पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब देखिए कैसे, लाइफ इज अ ड्रीम, तो डिस्क्राइब किसको किया गया है? लाइफ को किया गया है, तो लाइफ इज टैनर हियर। एंड किस तरह से कंपैरिजन करके उसको किया गया है, जिसमें लाइफ अपना बेसिक मीनिंग छोड़कर क्या मीनिंग एक्वायर कर लेती है? एक नया मीनिंग एक्वायर कर लेती है ड्रीम का, तो ड्रीम इसका क्या है? व्हीकल है। इस तरह से हर मेटाफर के अंदर, क्योंकि ये कवर्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमने एडवर्ब्स यूज नहीं करी हैं, तो हमेशा इसके अंदर एक टैनर होगा और एक व्हीकल होगा। देखिए बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। हमने पिछली जो सिमली का कंपैरिजन तब भी देखा था, शेक्सपियर सन के पीछे ही पड़ा हुआ था अपनी बिलवड को लेकर। यहां पर जूलियट इज द सन, ये टैनर हो गया, ये इसका व्हीकल हो गया रोमियो एंड जूलियट से। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, ये टैनर हो गया, ये इसका व्हीकल हो गया। और लाइफ ने एक नया मीनिंग एक्वायर कर लिया, लिटरल मीनिंग तो छोड़ दिया और सेकेंडरी मीनिंग उसका आ गया। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। थॉर्न्स ऑफ लाइफ, वापिस से यहां पर आप देखिए ये टैनर हो गया और ये इसका व्हीकल हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है हमेशा टैनर पहले आए और व्हीकल बाद में आए, किसी भी तरह से आ सकता है। चीज क्या डिस्क्राइब हो रही है और उसको किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब मेटाफर में दोस्तों बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, कुछ को हम यहां डिस्कस करेंगे जो हमारे काम के हैं। जैसे पहला एक इंपॉर्टेंट डिवीजन है मिक्स्ड मेटाफर। नाउ व्हाट इज अ मिक्स्ड मेटाफर? A type of metaphor in which for one tenor, tenor तो एक ही है, two or more vehicles are used together. Now there is a confusion कि tenor vehicle 1 and vehicle 2, तो obviously हमने क्या करा, दो सेंसेस को मिक्स कर दिया। It generates confusion, क्योंकि दो चीजें जो अलग अलग हैं, दो व्हीकल हैं, तो वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सो द रीडर इज जनरली कंफ्यूज्ड अबाउट द एग्जैक्ट आइडिया द पॉइंट वांट्स टू कन्वे, वो कन्वे क्या करना चाह रहा है। इन अदर वर्ड्स, अ मिक्स्ड मेटाफर कंबाइंस टू डिफरेंट इमेजेस दैट आर incompatible with each other. You can understand a person riding two boats at a time which seems quite ludicrous. ठीक उसी तरह से मिक्स्ड मेटाफर के अंदर होता है। The result of a mixed metaphor is a ludicrous and confusing analogy. So that is why ये देखिए एक और टर्म कॉइन की गई है मिक्सफर। मिक्स्ड मेटाफर को मिक्स करके मिक्सफर किया गया है। शेक्सपियर के हैमलेट से ली गई फेमस लाइन, टू टेक आर्म्स, ये था इसका टेनर, सी ऑफ
ट्रबल्स. नाउ सी ऑफ ट्रबल्स, यहां पर ऑलरेडी टेक आर्म्स अगेंस्ट सी ऑफ ट्रबल्स, इन दोनों का आपस में लिंक सी से करना है या आर्म्स का करना है, किसका करना है? तो दो हमारे पास व्हीकल हैं और जो टेनर है वो एक ही है, फेसिंग लाइफ या फेसिंग डिफिकल्टी. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो मिक्स मेटाफर में आते हैं. देन वी हैव डेड मेटाफर्स. जैसा नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इनफैक्ट डेड मेटाफर खुद भी क्या है? एक डेड मेटाफर है. वी विल डिस्कस अबाउट इट. अ टाइप ऑफ मेटाफर विच हैज लॉस्ट इट्स इमेजिनेटिव क्वालिटी बिकॉज ऑफ इट्स ओवरयूज. फर्स्ट टाइम जब एक पॉइंट डिस्कवर करता है एनालॉजी बिटवीन टू वी कैन से डिफरेंट थिंग्स विच हैव सम कॉमन लिंक, तब वो आपको एक टाइप का एक फीलिंग देता है कि वाओ दिस इज समथिंग न्यू. अब जब उस पॉइंट का इतना जो नया डिस्कवरी है वो बार बार यूज किया जाता है, तो उसकी जो नॉवेल्टी होती है, उससे जो होने वाली फीलिंग होती है, वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? डेडन होती चली जाती है. एंड फाइनली हम भूल जाते हैं कि बेसिकली ये एक मेटाफर था. लेट मी कोट वर्ड फ्रॉम हिंदी. लावण्य. Now, many of us may know this means lavanya means attractiveness or beauty, especially related with a girl. Now, lavanya itself comes from, it is a metaphorical word. It comes from lavan, which is mineral, salt. But we have so much used this lavanya that we forget that there is basically vehicle in it. We considered lavanya now to be the tanner which was actually vehicle. तो यही डेड मेटाफर होता है जिसमें टैनर और व्हीकल के बीच का जो डिफरेंस है वो हम भूल जाते हैं और व्हीकल को ही क्या मानने लग जाते हैं? टैनर मानने लग जाते हैं. A metaphor becomes dead when it is no longer effective and forceful in its connotative meaning. और इसीलिए इनको फॉसिलाइज्ड तो वो होते हैं जिनको यूज करना बंद कर देते हैं राइटर्स, कॉमन पब्लिक उनको यूज कर सकती है. एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट नीत्शे के द्वारा दिया गया था, ऑल लिटरल लैंग्वेज इज कंपोज्ड ऑफ डेड मेटाफर्स. आज जो हमारे लिटरल यूज हैं वो कभी पुराने जमाने में क्या हुआ करते थे? फिगरेटिव हुआ करते थे, लेकिन वो डेड होते चले गए, उनकी फिगरेटिवनेस खत्म होती चली गई और वो सब क्या बन गए? फॉसिलाइज्ड बन गए. बॉडी ऑफ एन एसे, तो वी कंसिडर बॉडी इज रियली अ पार्ट ऑफ एसे, बट एक्चुअली बॉडी जो था वो एक व्हीकल था, एसे एक टेनर था. Life is a journey. It has become such a common thing. We don't think that it is being compared to miss the point. Once again, it's beautifully. ये सारी ऐसी चीजें हैं which has become an inescapable part of our daily conversation. तो वहां पर जो poetic novelty है, जो हम कहते हैं कि उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो रीडर को अभिभूत करे, उसको चमत्कृत करे, वो खत्म हो चुकी है. तब हम उसे डेड मेटाफर बोलते हैं. चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ जो है कैटेक्रेसिस. नाउ कैटेक्रेसिस इज अ टाइप ऑफ mixed metaphor. So it's another type of metaphor in which a writer employs intentionally or unintentionally misapplication of a word for a particular artistic or rhetoric purpose. तो intentionally अगर वो कर रहे हैं तो उनका एक purpose है. देखिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है मिक्स्ड मेटाफर और कैटेक्रेसिस के अंदर, थोड़ा सा बस एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा. पहले तो ये देख लेते हैं डिराइव कैसे की गई है. ग्रीक वर्ड कैटा, डाउन, और क्रेस्टे टू यूज. सो डाउन यूज मतलब नॉट यूजिंग समथिंग प्रॉपरली और डूइंग सम मिसयूज. इसके एग्जांपल से हम समझते हैं. द डीपेस्ट विंटर इन लॉर्ड टिमॉन्स पर्स. टिमॉन ऑफ एथेंस जो शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, अर्ली कॉमेडीज में से एक है, उसमें वो लिखते हैं डीपेस्ट विंटर इन लॉर्ड टिमॉन्स पर्स. सो बेसिकली विंटर और पर्स को ये नॉवेल इमेज तो लगेगी, लेकिन इट इज समथिंग नॉट
प्रॉपरली एम्प्लॉयड। विंटर को आप किसी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ से कर सकते हैं, लेकिन पॉवर्टी पेन्योरी से करना। इसी तरह से ब्लाइंड माउथ्स लिसिडस जो मिल्टन का एक वर्क है उससे ली गई है। नाउ इट इज मिस एप्लीकेशन सो दैट ये इंटेंशनल है ताकि जो रीडर का अटेंशन है वो इसकी तरफ जाए। ब्लाइंड माउथ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। मेटाफर का पर्पस क्या होना चाहिए था? टू इवोक एन इमेज। ये बल्कि उस इमेज को कंफ्यूज कर देता है कैटाक्रेसिस। हाउ टू इमेजिन अ माउथ विच इज ब्लाइंड, हाउ टू गेट द मीनिंग के व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द राइटर। तो यहां ये कैटाक्रेसिस जो होता है जनरली बैकफायर करता है, तो इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की तरफ, which is conceit, which is a literary device in which an elaborate and far-fetched comparison is made between two very dissimilar objects. Now, एक हमने देखा था epic simile, और वहां पर भी कुछ extend और इस टाइप से किया था। अब हम देख रहे हैं conceit। एक डिफरेंस ये जो है कि सिमली या मेटाफर में जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो इट इज रादर इजी टू फाइंड आउट, टू कनेक्ट। जो डॉट्स होते हैं जो रीडर को कनेक्ट करने होते हैं, दे आर इजी टू कनेक्ट, दे आर, हम कह सकते हैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, एंड द रीडर हैज टू डू दिस सिंपल थिंग। अगर आपको ध्यान हो, एक हम बचपन में इस टाइप का गेम हुआ करता था जिसमें यहां पर आपके एक टारगेट होता था, यहां से जर्नी, और बीच में खूब सारी भूल भुलैया होती थी, और एक इस तरह से घूमते घूमते आपको ढूंढते हुए यहां तक पहुंचना था। जो एक कंसीट का राइटर होता है वो कंसीट को ऐसे ही डिवाइस करता है कि जिसका टेनर और व्हीकल आपस में इतना अनरिलेटेड होता है कि एक रीडर को इस भूल भुलैया से घूम के जाना पड़ता है कि कैसे इस राइटर ने कंसीव करा है कि इस चीज को ऐसे कंपेयर कर दे। तो इस टाइप की जब डिवाइस होती है उसको हम कंसीट कहते हैं। लैटिन वर्ड कॉन्सेप्टो से इसको निकाल कर हम लेकर आए। कॉन्सेप्टो का मतलब ही देखिए कॉन्सेप्ट और ये सारे इससे ही निकल कर आए हैं, जिसका मतलब होता है आइडिया। जो कंसीट होती है दोस्तों, इट इज इंटेलेक्चुअल rather than sensuous in its operation। इसका कहने का मतलब ये है कि हम किसी कॉन्क्रीट की बजाय किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दूसरे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से या किसी ऐसी चीज से जो बहुत पॉपुलर नहीं है उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इट अपील्स टू द पावर ऑफ रीजन टू फाइंड लाइकनेस इन वेरी डिसिमिलर एंड अनरिलेटेड, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कंसीट्स खुद भी दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। पहली ओरिजिनल जो कंसीट्स थी वो इटालियन राइटर पेट्रार्क के द्वारा यूज की गई थी, तो उन्हीं के नाम पर इनको पेट्रार्कियन कंसीट कहा जाता है। और दीज आर मेनली अबाउट अ हाइपरबोलिक कंपैरिजन ऑफन मेड बाय अ लवर ऑफ हिज ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस टू सम नेचुरल ऑब्जेक्ट। कंसीट ये इसलिए थी क्योंकि जनरली या तो वो कंप्लेन करता है या वो ब्यूटीफाई करता है, और वो इस तरह के कुछ क्लेम्स करता है जो सुनने में ऐसा लगता है कि हाउ इज इट पॉसिबल। सो डेथ, यू हैव लेफ्ट world without a sun, dark and cold, love blind and unarmed, graciousness naked and beauty ill, me disconsolate with my heavy burden। So obviously जो पेट्रार्क है वो इस अपने सोनेट के अंदर, सोनेट नहीं होकर ये दूसरी एक फॉर्म के अंदर होगा, उसके अंदर अपनी बिलवेड की डेथ के बाद बता रहा है कि किस तरह से द होल वर्ल्ड हैज बिकम डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग गुड आफ्टर डेथ ऑफ हिज बिलवेड। तो डेथ को एड्रेस करते हुए कह रहा है यू हैव लेफ्ट वर्ल्ड विदाउट अ सन। लेकिन यही नहीं रुका, आगे उसको बताया जा रहा है किस तरह से हुआ है। सो सच टाइप ऑफ कंसीट्स आर पेट्रार्कियन कंसीट्स। जबकि जो सेकंड टाइप है वो है मेटाफिजिकल कंसीट्स, जो क्लोजली जोड़ के देखी जाती है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से, जो 17th सेंचुरी के अंदर फ्लरिश हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और उसके फाउंडर गिने जाते हैं जॉन डन। डन के अलावा जॉर्ज हर्बर्ट ने भी इसको बहुत ब्यूटीफुली रिलीजियस पोएम्स में यूज करा। इट इज मोर इंजीनियस एंड इंटेलेक्चुअल इन इट्स अपील, और ये एनालॉजी जनरली जो सेट होती है एक स्पिरिचुअल क्वालिटी और एक फिजिकल के,
इसी वजह से मेटाफिजिकल, टॉकिंग अबाउट वी कैन से बियॉन्ड वर्ल्ड थिंग्स इन वर्ल्डली टर्म्स, यही मेटाफिजिकल पोइट्री का हॉलमार्क है कि वो स्टार्ट करते हैं किसी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और वो पहुंच जाते हैं बात करते करते किसी मेटाफिजिकल लेवल तक. This is the celebrated conceit from John Donne. If they be two, they are two so, as stiff twin compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth if the other do. Here he is comparing two lovers with two legs of a compass. दोनों ही काम कर रहे हैं, रीडर को, माइंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि हम मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट को लव जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट प्योर इमोशन के अंदर साइंटिफिक ड्राई किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं. देयर इज नो नीड टू लुक एट मून, सन, रिवर, विंड, क्लाउड. आप डेली लाइफ के चीजों से कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज क्वालिटी ऑफ अ मेटाफिजिकल कंसीट. एक और बहुत पॉपुलर डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन. इट इज स्पेशल टाइप ऑफ मेटाफर. देखिए, मेटाफर में हम देख चुके हैं कि किस तरह से एक टेनर होता है और एक व्हीकल होता है. बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर व्हीकल जो है वो फिक्स होता है. वो व्हीकल हमेशा क्या होगा, रिलेटेड विद अ लिविंग बीइंग, अ पर्सन से रिलेटेड होगा. तब ऐसे मेटाफर को हम क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे. नॉन ह्यूमन थिंग्स आर गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, मतलब जो टेनर है वो नॉन ह्यूमन होगा और व्हीकल हमेशा एक ह्यूमन बीइंग होगा. इन अदर वर्ड्स, इन अ पर्सोनिफिकेशन, टेनर इज non-human thing and vehicle is always a human attribute. Now human attributes तरह तरह से यूज कर सकते हैं. देखिए, पर्सोनिफिकेशन को समझने के लिए आप चाहे तो नॉन ह्यूमन चीज के साथ ह्यूमन ऑर्गन्स और लिम्स को यूज कर सकते हैं. जैसे द सन, टेनर, आई ऑफ हेवन, ये व्हीकल हो गया. ह्यूमन एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं. द विंड, ये टेनर, नॉन ह्यूमन. सिंगिंग, जो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, अ सॉन्ग. ह्यूमन रिलेशनशिप्स को यूज कर सकते हैं. डेथ एंड स्लीप, नॉन ह्यूमन, टेनर्स, सिस्टर्स, ह्यूमन रिलेशनशिप, व्हीकल. और ह्यूमन इमोशंस और स्टेट ऑफ माइंड्स को यूज कर सकते हैं. द सन, नॉन ह्यूमन थिंग, टेनर वाज लुकिंग एंग्री, ह्यूमन इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, इसका व्हीकल हो गया. तो ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल हो गए. These are the lips of lake on which no beard grows. वाल्डन, जो एक वर्क है अमेरिकन राइटर थोरो का, इट लिक्स इट्स चॉप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप ह्यूमन एक्शन. एमिली डिकिंसन की फेमस पोएम. तो ये पर्सोनिफिकेशन है. थोड़ा सा बस आपको इसमें टेक्निकल समझने की जरूरत है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली फिगर ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं, जो है मेटोनिमी. दोस्तों, मेटोनिमी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर अ वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर ऑन द बेसिस ऑफ सम क्लोज एसोसिएशन. जो टेनर और व्हीकल वाली बात है, इसमें थोड़ा सा आपको यह समझना है कि व्हीकल किसी ना किसी कारण टेनर से इस तरह से एसोसिएटेड है कि हमें अपने आप पता चल जाता है कि ये जो व्हीकल है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर टेनर. तो टेनर और व्हीकल वाला खेल थोड़ा सा अलग है इस मामले के अंदर. टेनर को ही हम इस तरह से यूज करते हैं, टेनर की बजाय उससे जुड़े एक ऐसी चीज को यूज करते हैं कि वो टेनर का कंप्लीट आइडिया दे दे. तो बेसिकली थ्रू द फिगर ऑफ मेटोनिमी वी डिस्क्राइब अ थिंग. और कैसे डिस्क्राइब करते हैं, रेफरिंग टू सम रिलेटेड एट्रीब्यूट लाइक कंटेनर फॉर द थिंग्स कंटेन. मैं ये कहूं कि आई नीड अ ग्लास, यहां पर, या आप ये बोल दें मुझे एक कप देना. सो बेसिकली यू आर आस्किंग फॉर अ कप ऑफ टी. सो कंटेनर फॉर कंटेंट, एजेंट फॉर अ प्रोडक्ट, एसोसिएट ऑब्जेक्ट और ड्रेस विद अ थिंग. ड्रेस का मतलब या यूनिफॉर्म ज्यादा बेटर रहेगा कहना. तो टर्म जो है वो बेसिकली मेटा, चेंज, बियॉन्ड, और ऑनिमा मींस नेम, चेंज ऑफ नेम या बियॉन्ड, गोइंग बियॉन्ड अ नेम, वहां से ली गई है. देखिए,
As imagination bodies forth the form of things unknown, imagination unknown things को कोशिश करती है बॉडी देने के लिए, the poet's pen turns them to shape. देखिए poet's pen, यहां पर जो पेन बहुत पुरानी है भी, pen is mightier than the sword. Pen stands for either literary quality, either writing, कोई भी आप इस तरह से ले सकते हैं. Oh, for a beaker full of warm south, full of the true and blushful Hippocrene. Ode to Nightingale, कीट्स का, जिसके अंदर बीकर here stands for wine. इसी तरह से हिपोक्रीन जो एक फ्रांस का फेमस वाटरफॉल है, it stands for pure sparkling water and also a symbol for inspiration for poets. तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं वो वेस्टर्न डिस्कोर्स के अंदर फिक्स गिने जाते हैं कि इट इज फॉर alcoholic drinks and it is for poetic imagination. From the cradle to grave, cradle means childhood or birth and grave means death. The White House, it is basically the house for the president of America. Pen is mightier than the sword. यहाँ आप नोटिस जो चीज कर रहे हैं, हमने रिप्लेस कर दिया है. किसको रिप्लेस कर दिया है? पेन रिप्लेस कर रहा है राइटर को, स्वॉर्ड रिप्लेस कर रही है फाइटर को, व्हाइट हाउस रिप्लेस कर रहा है द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रिसाइड्स. तो उसका व्हाइट हाउस का मतलब ही क्या हो गया कि द प्लेस वेयर द डिसीजन इज बीइंग मेड. इससे काफी क्लोजली रिलेटेड दूसरी फिगर ऑफ स्पीच पर हम आते हैं. अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रेफर टू इट्स होल. द होल इज यूज्ड टू रेफर टू अ पार्ट, अ स्पीशीज फॉर अ जेनस और एन इंडिविजुअल फॉर अ ग्रुप. तो एक तरह का इस प्रकार की मेटोनिमी में तो देखिए वो क्लोजली एसोसिएटेड है, बट दे आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ इट. और सिनेक्डिकी के अंदर पार्ट होल, होल पार्ट, या फिर जेनस स्पीशीज, स्पीशीज जेनस, इंडिविजुअल ग्रुप और ग्रुप इंडिविजुअल, ये सारा इसके अंदर हम काम करते हैं. सिनेक्डिकी एग्जैक्ट जो ग्रीक वर्ड है उसी से डिराइव किया गया है, द पुटिंग ऑफ अ होल फॉर अ पार्ट. तो आप समझ सकते हैं. देखिए इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम जब कोई भी मैच होता है और नेक्स्ट डे पेपर के अंदर हेडलाइन हम देखते हैं इंडिया वन, इंडिया विंस द मैच या इंडिया वन. तो व्हाट हियर इंडिया स्टैंड्स फॉर? इंडिया स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर टीम. सो होल इंडिया इज बेसिकली यूज्ड फॉर अ पार्ट ऑफ इट. तो होल फॉर पार्ट या फिर इसका रिवर्स पार्ट फॉर द होल भी हो सकता है. कॉमनली फाउंड इन मैनी डेली एक्सप्रेशंस. बिहाइंड द बार्स. नाउ व्हाट आर बार्स? बार्स आर जो सेल होती है प्रिजन की, उसके अंदर लगे हुए लोहे के होते हैं. तो बिहाइंड द बार, एक्चुअली बार इज पार्ट ऑफ द प्रिजन. सो हियर वी आर यूजिंग द पार्ट टू गिव द आइडिया अबाउट द होल. फेसेस इन द क्राउड. नाउ फेसेस अलग से तो हैंग हो नहीं रहे, whole individual is there, part representing the whole. India won the match, I have already discussed it. I need Dettol. Here it is example of individual for a group. Dettol is an antiseptic lotion. आप डेटॉल जब लेने जा रहे हो तो सेवलॉन या किसी और कंपनी का भी वो दे सकता है आपको. डेटॉल इज नॉट, वी कैन से थिंग, इट इज अ प्रोडक्ट, अ पर्टिकुलर टाइप, but it represents simply, अगर आपको मुझे कोलगेट देना, you are asking for a toothpaste but you are using Colgate. So this is basically synecdoche. Some example, the western wave was all aflame. Now what is western wave? Here the whole west part जहां पर sunset हो रहा है, तो it is part, जो sea का पूरा part है उसको wave से कंपेयर करें. The eyes around had wrung them dry and breaths were gathering firm. यहाँ पर eyes और breath वो persons को represent कर रहे हैं. So these are some examples of synecdoche. दोस्तों synecdoche और metonymy में confusion की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. Synecdoche is always part and whole. जैसे wheels are rolling, तो basically we are talking about a vehicle. और मेटोनिमी के अंदर देयर इज अ क्लोज एसोसिएशन. जब हम बात करते हैं खाकी और खादी, सो खाकी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द पुलिस यूनिफॉर्म. खादी इज रिप्रेजेंटिंग जनरली अ ड्रेस worn by political leaders
सो हेयर दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। इसका मतलब ये नहीं है कि खाकी कोई और नहीं पहन सकता, कोई भी पहन सकता है, बट वो क्लोजली एसोसिएटेड है पुलिस से। सिनेक्डकी में इस तरह का केस नहीं होता। सो सिनेक्डकी इज मोर लिटरल एंड मेटोनिमी इज मोर फिगरेटिव। वहां आपको कंपैरिजन ढूंढना पड़ता है, सिनेक्डकी में ऐसी जरूरत नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों हम आते हैं, आज की क्लास को खत्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स को हमने डिस्कस करा। आई होप यू एंजॉयड एंड फाइंड सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज फिगर्स। बहुत जल्दी एक और क्लास के अंदर हम मिलेंगे, कुछ और फिगर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।